सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डी राइड्स। सो गाइज़ कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, हर हर महादेव। सो गाइज़ जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया कि अपना आज का वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केदारनाथ यात्रा पे। सो केदारनाथ का नाम लेते ही भाई सबके मुँह पे एक ही वर्ड आता है, स्वर्ग, महादेव। सो इससे जुड़ा हुआ प्लेस है, बहुत ही पवित्र जगह है और बहुत ही अच्छी प्लेस है। मतलब वहाँ पे जाके आपको एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। आप वहाँ पहुँचते हो तो लगता है कि हम सही में यार महादेव के क्लोज़ आ गए। और वहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है, हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। बट इस टाइम यात्रा बहुत ज़्यादा ऐसे बोल लो कि ट्रेंडिंग में चल रही है। 3-4 साल से। सबसे पहले मैं गया था 2019 में, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता था। बट लॉकडाउन में रील्स के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। सो बहुत सारी चीज़ें हमें केदारनाथ जाने से पहले जान लेनी चाहिए। तो उसके लिए ही मैं एक गाइड वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे जाना चाहिए, किस वेदर में जाना चाहिए, किस टाइम जाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, वहाँ पे खाने का क्या सीन है, कितना खर्चा आता है। तो ये ऑलमोस्ट पॉइंट मैंने सारे कवर किए हैं और इस वीडियो में मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ। सो ठीक है, फिर अपने ब्लॉग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहला पॉइंट है कि कैसे जाएँ। सो उसमें आपका आता है कि आप खुद का बाइक लेके जाते हो। जैसे मैं खुद की बाइक पे जा चुका हूँ 3 बार। सो वो आपके ऊपर आता है कि आप बाइक लेके जा रहे हो, बाई कार जा रहे हो, ट्रैवलर से जा रहे हो या बस से जा रहे हो। सो मैं आपको सारा बता देता हूँ। अगर आप अपना बाइक लेके जाते हो तो आपको सेम हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए सोनप्रयाग जाना है, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना है और गौरीकुंड से आपकी यात्रा पैदल शुरू होगी। लेकिन जो आपकी बाइक होगी वो आपकी बाइक सोनप्रयाग तक ही जाएगी। सेम ऐसे आप कोई भी किसी भी व्हीकल पे आते हो तो वो व्हीकल आपको सोनप्रयाग तक ही लेके जाएगा। उसके आगे आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, वो सारा मैं आगे डिटेलिंग में बताता हूँ। एंड अगर आप आ रहे हो बाई ट्रेन, कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको बाई ट्रेन, अगर बाई बस बाई ट्रेन जाना चाहते हो आप, तो आपके लिए बजट ट्रिप भी रहेगा। सो उसके लिए आपको आना है हरिद्वार, हरिद्वार से आपको आना है ऋषिकेश। और हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह से बस मिल जाती है। ऋषिकेश से लेते हो तो आई थिंक 6 बजे तक आपको मिल जाएगी बस, जो सीधा आपको लेके जाएगी सोनप्रयाग। और उसका जो फेयर होने वाला है वो होने वाला 600 रुपीज़। और उस बस में आपको ऋषिकेश से 6 से 7 घंटे लगते हैं, कई बार ट्रैफिक के कारण 8 घंटे भी हो सकते हैं। तो इतने आवर्स आपको वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप रेडी होके जाओ और सुबह जल्दी निकलो। बस ये ट्राई करना है कि आपने जब बस बैठना है तो सुबह बस में बैठना है, बिकॉज एक ही बस है जो सुबह वहाँ पे जाती है, जो आपको सोनप्रयाग पहुँचा देगी। सो इसमें मैंने आपको फेयर भी बता दिया है कि बस का फेयर कितने होने वाला है। सो 600 रुपीज़ होने वाला है और उसमें आप आराम से सोनप्रयाग पहुँच जाओगे। सो गाइस, फटाफट सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपना है ट्रैक। सो जब आप कहीं से भी आ रहे हो, आप सोनप्रयाग पहुंचते हो, सोनप्रयाग के बाद आपको गौरीकुंड जाना है। सो मैं आपको यही मेंशन करूंगा कि आप ट्राई करो कि फर्स्ट डे ही गौरीकुंड पहुंच जाओ, बिकॉज वहां से ट्रैक शुरू होता है। ऐसा सब बोलते हैं लेकिन ऐसा है नहीं है। आपका ट्रैक पीछे से शुरू हो जाता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। आप अपनी बाइक लेके जाते हो, आप बस से जाते हो, अपना कोई भी व्हीकल लेके जाते हो, वो आपको सोनप्रयाग में पार्किंग में लगाना पड़ेगा। और पार्किंग में जब आप लगाते हो उसके बाद आपको कम से कम आगे 2 से 2.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, जहाँ टैक्सी आपको मिलेगी गौरीकुंड के लिए। उसका जो फेयर होता है वो 50 रुपये आपको लगेगा, उसका किराया 50 रुपये टैक्सी का किराया होगा, जो आपको छोड़ेगी गौरीकुंड। सो गौरीकुंड में भी वो प्रॉपर नहीं छोड़ती है, वहाँ से भी 1.5-2 किलोमीटर पहले छोड़ देते हैं, बिकॉज आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। सो ऐसा कुछ सिस्टम है। मतलब अगर आप सोचो कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है, ऊपर लिखा हुआ है वो 16 किलोमीटर ही होने वाला है, तो ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है। आपका ट्रैक नीचे से स्टार्ट हो जाता है। पहले आपको सोनप्रयाग से टैक्सी वाले पॉइंट तक जाना होता है 2 से 2.5 किलोमीटर। फिर उसके बाद आगे आपको गौरीकुंड से भी बहुत पहले ही उतार दिया जाएगा, 1.5 से 2 किलोमीटर। सो ऑलमोस्ट आपका 4 से 5 किलोमीटर पहले ही हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप केदारनाथ जाओ तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि गौरीकुंड पहुंचना है कैसे भी, ताकि आप आराम से रेस्ट करो। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो और अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रैक आप स्टार्ट कर दो। सो अभी आते हैं हम लोग फाइनली ट्रैक पे। तो मैं बता दूं, जो ट्रैक आपको बताया जाता है 16 किलोमीटर, भाई वो 16 किलोमीटर नहीं है। जितने लोग कर चुके हैं आप उनसे पूछ के देख लेना। जो ट्रैक है वो कम से कम भी आपका होने वाला 20 से 22 किलोमीटर। वो 16 किलोमीटर भाई बिल्कुल भी नहीं है। जो ओल्ड ट्रैक था, पुराने वाला ट्रैक था, वो आपका होता था 13 से 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक। लेकिन जो नया ट्रैक बना है वो बहुत घुमा के है। सो वो बहुत लंबा ट्रैक है। सो आप 20 से 22 किलोमीटर मान के चलो। अब आपका क्वेश्चन होगा कितना टाइम लगता है।
सो गाइज़ अगर मैं एवरेज बात करूँ नॉर्मल पर्सन की, लाइक ज़्यादा फिट भी नहीं है और मतलब आप समझ रहे हो, सो आप 8 आवर्स लेके चलो। अगर आप प्रॉपर फिट हो, आप पहले ट्रैक्स करते हो तो आप 6 से 7 घंटे पहुंच जाओगे, लेकिन एवरेज आप 8 आवर्स लेके चलो, 8 घंटे से पहले आप लोग वहां नहीं पहुंचने वाले। ट्रैक बहुत मुश्किल है, सो रेस्ट कर करके जाना पड़ता है। तो ये सारा सीन है। उसके बाद आप ऊपर पहुँचते हो, भोलेनाथ के दर्शन करते हो मंदिर के। भाई जब सामने दर्शन होते हैं तो सारी थकान मिट जाती है। सो रात की आरती बिल्कुल भी मिस मत करना। रात की आरती वहाँ देखने लायक होती है, बहुत अद्भुत नज़ारा होता है वहाँ पे, तो वो बिल्कुल भी मत मिस करना। एंड आपका वही है, रात को उठो, सुबह दर्शन करो एंड अगले दिन वापसी। सो उतरने में, अगर मैं उतरने की बात करूँ ट्रैक में, तो 4 से 5 घंटे लगते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं, बट मैं लेके चलूँगा कि 4 से 5 घंटे आपके लग जाएंगे ट्रैक उतरने में, बिकॉज उतरते हो उतना टाइम नहीं लगता है, एक फ्लो में आप चलते रहते हो। चढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो गाइस ट्रैक के लिए मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रैक करो तो कुछ भी हैवी वहाँ पे मत खाओ, बिकॉज ट्रैक जब आप करो तो कंटिन्यू बॉडी का वर्कआउट हो रहा है, कैलोरीज बर्न हो रही है, तो उसके कारण आपको डिहाइड्रेशन की दिक्कत आ सकती है, जो कि फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था। तब मैंने नए नए ट्रैक स्टार्ट किए थे, तब मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, जिसके कारण हमने पराठे वगैरह भी खा लिए, रास्ते में जो मिल रहा था खाते जा रहे थे, जिसके कारण ऊपर पहुंचते ही हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई भाई, वॉमिट वगैरह लग गए और रात की आरती भी नहीं देख पाई, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया। सुबह किसी तरह उठे, मेडिसिन वगैरह लेके देन हमने भोलेनाथ के दर्शन किए। तो मैं सबको यही गाइड करूँगा कि जब आप जाओ तो डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो है खीरे खाने हैं, रास्ते में आपको खीरे मिल जाएंगे, या अपने कैरी करो, आप सेब लेके जाओ, आप बनाना लेके जाओ। उसके अलावा ड्रिंक्स की बात करूं तो भाई एनर्जी ड्रिंक्स अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज़ वो कुछ 1-2 घंटे तक आपको एनर्जी दे देंगे, लेकिन आगे जा के फिर आपका बॉडी का वही हाल होने वाला है, बिकॉज़ वो सब भी हम लोग कर चुके हैं। सो सबसे बढ़िया चीज़ आपको बताता हूँ कि आप ORS आता है, ORS का पैकेट ले जाओ, उसको पानी में घोलो, बस उसको पीते रहो और साथ में लाइट कुछ खाते रहो, तो आपको डिहाइड्रेशन की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। वहाँ पे बहुत आराम से आप लोग पहुँच जाओगे ट्रैक। और ट्रैक में कभी भी भाई जल्दी नहीं करनी। बहुत लोग होता है हम फटाफट करें, आपको कहीं कहीं लगता है कि लाइक आप फिट हो, बट वो थोड़ी देर के लिए होता है। जब हम ट्रैक चलते रहते हैं तो लाइक स्टार्ट में पता नहीं लगता 7-8 किलोमीटर के बाद, लेकिन उसके बाद ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक लास्ट टाइम, अभी जो मेरा 3rd टाइम मैंने केदारनाथ किया, वो मेरा बहुत आराम से हो गया, इतनी ज़्यादा खास दिक्कत नहीं आई, बिकॉज अभी तक मैं बहुत सारे ट्रैक कर चुका हूँ, मणिमहेश भी कर चुका हूँ, तुंगनाथ भी कर चुका हूँ। सो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करने के बाद इतना एक्सपीरियंस आ गया कि क्या क्या खाना है। सो वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हैवी सब कुछ नहीं खाना, लाइट खाओ, ORS लेके जाओ, उसको पीते रहो और ब्रेक लेके चलो, रुक के चलो, कभी भी लंबा स्ट्रेच खींचने का ट्राई नहीं करना, उसमें आपकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। सो गाइज़ अपना अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि साथ में क्या कैरी करें ट्रैक में। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मतलब आप जब जा रहे हो तो आप क्या क्या कैरी कर रहे हो। सो बहुत सारे लोग मैंने देखा है वहाँ पे गलती करते हैं कि वो लोग जितना सारा लगेज लेके आए हैं, जो भी लेके आए हैं, वो अपने साथ कैरी कर लेते हैं पूरे ट्रैक में। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप दूर से आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपके साथ बहुत सारा लगेज होता है। सो आप गौरीकुंड में उसको सबमिट कर सकते हो, आप सोनप्रयाग में भी कर सकते हो, वहाँ पे लॉकर लगे होते हैं और उसका जो वो लेते हैं 20 से 30 रुपये बैग का लेते हैं, या कई बार हो सकता है इस बार 40 हो, तो इससे ज़्यादा नहीं होता आपका पर डे का वो बैग का लेंगे। आप वहाँ पे लॉकर में सबमिट कर दो, सेफ़ है। मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ। और जितना सामान आपको ट्रैक में ऊपर चाहिए आपका यूज़ होने वाला, सिर्फ उतना लेके जाओ जितना हो सके। आपका बैग लाइट होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, बिकॉज अगर आप अपनी तरफ से लाइट बैग लेके जाते हो थोड़ा बहुत सामान, भाई जब 4-5 किलोमीटर हम लोग चल लेते हैं ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैवी लगने लग जाता है। सो ट्राई करना है कि बैग को पूरा लाइट रखना है और उसमें आपकी एक वार्म जैकेट ज़रूर होनी चाहिए ताकि आपको ठंड ना लगे, बिकॉज रास्ते में ट्रैक में उतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन जब हम लोग पास आने वाले होते हैं, रात बढ़ती, भाई टेम्परेचर मिनटों में माइनस में चला जाता है। तो टेम्परेचर एकदम से माइनस में जाने के कारण बहुत सारी बॉडी में दिक्कतें होती है, आपका हेडेक बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा और ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आपको कैरी करना है कपूर आता है, उसको आप पास में रखो और जब आपको लग रहा है सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको सूंघते रहो, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब उससे रिलीफ मिलेगा। कपूर इस आपके ट्रैक में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। एंड बात हम लोग कर ही रहे हैं कि साथ में क्या ले जाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं भाई,
केदारनाथ में वेदर का बिल्कुल भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। वहाँ कभी भी वेदर एकदम से चेंज हो जाता है, कभी भी बारिश होने लग जाती है, कभी भी स्नोफॉल होने लग जाता है। सो ट्राई करें आप अपने साथ रेनकोट वगैरह अपने साथ ज़रूर कैरी करें, बिकॉज कभी भी बारिश हो जाए या स्नोफॉल हो जाए तो वो आपको बचा सके। एंड ट्राई करें कि अपना बैग भी कवर करके जाए, बैग के कवर आते हैं रेन प्रूफ वगैरह, वो सब लेके जाए ताकि आपका जो सारा सामान है वो बचा रहे। सो गाइज़ अब बात आती है फूड एंड स्टे की। सो स्टे की मैं अगर बात करूं, केदारनाथ में अगर आप सोनप्रयाग में रुकते हो या गौरीकुंड में रुकते हो तो वहाँ पे रूम 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। सीज़न में वही रूम अगर जाओ तो 3-3 हज़ार के भी मिलते हैं, 2000 के भी मिलते हैं। ऑफ सीज़न आप अगर जाते हो तो आपको कम मिलते हैं, बट अगर मैं एवरेज लेके चलूँ तो आपको मिनिमम 1000-1200 इतना बजट लेके चलना पड़ेगा अगर आप मिनिमम बजट में ढूंढ रहे हो सोनप्रयाग या गौरीकुंड दोनों में से। हाँ, अगर यही बात हम लोग ऊपर जाके करें टॉप पे जहाँ आप पहुँच जाते हो केदारनाथ टेम्पल में, तो भाई वहाँ जाके रूम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। वहाँ पे कोई भी रूम आपको 4-5 हज़ार से नीचे नहीं मिलने वाला है, ऊपर बजट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोग को मेंशन करूँगा कि अगर आप लोग ऊपर जाओ, आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, लाइक 3000-4000 आप रूम का नहीं खर्च सकते हो, तो आप वहाँ पे कैंप ले लो। कैंप सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है, उसमें आपको सेपरेट कैंप भी मिल जाता है, शेयरिंग वाला कैंप भी मिल जाता है। अगर आप शेयरिंग वाला कैंप लेते हो तो उसमें 250 से 300 रुपये पर मेंबर होता है, जिसमें आपको बिजली भी उसके बीच में ही मिल जाती है। एंड अगर आप अपना सेपरेट कैंप लेना चाहते हैं तो उसका भी 1000 से 1200 होता है, जिसमें 5 से 6 मेंबर्स आ जाते हैं। 4 से 5 वाला भी होता है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के आपको मिल जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी कैंप इज़ बेस्ट ऑप्शन। लास्ट टाइम हम लोग अभी जाके आए हैं तो हम लोग कैंप में ही रुके थे और पूरा कंफर्टेबल था, बहुत रजाइयाँ थी, पूरा गर्म होता है अंदर से, तो वैसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी आपके बजट पे डिपेंड है कि आप किस पे रुकना पसंद करते हो। सो गाइस फूड की बात कर ले। फूड का सिस्टम वहाँ पे कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, आपको सिंपल घर के खाने जैसा खाना मिलेगा। और मैं प्राइस की बात कर लूँ तो प्राइस ऑलमोस्ट हाई ही होने वाले हैं। आपको एक थाली की बात करूँ तो 100 रुपीज़ से प्लस ही मिलने वाली है, उससे नीचे नहीं मिलने वाला। इवन कि पानी की बोतल भी जब आप सीज़न में जाते हो तो भाई 80 रुपीज़ की होती है पानी की बोतल ऊपर जाके। नीचे अगर आप सोनप्रयाग में देखोगे तो प्राइसेस बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन सोनप्रयाग से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे प्राइसेस उतने ज़्यादा प्लस होते जाते हैं और टॉप तक जाते जाते भाई प्राइस भी टॉप पे चले जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना बजट प्लान करके जाएं। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है कि कब जाएं। सो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि कब जाएं। सो मैं आपको गाइस पहले ही बता दूं, बहुत लोगों का होता है प्लान कि जब यात्रा खुल रही है तब चले जाएं या फिर जून में चले जाएं, बिकॉज सबको छुट्टियां होती हैं। तो लाइक ये सबका प्लान होता है कि अभी छुट्टियां हैं तो चलो केदारनाथ ही चलते हैं, बिकॉज आजकल यात्रा कम रह गई है और टूरिस्ट सपोर्ट ज़्यादा हो गया है। वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ज़्यादातर वीडियोस फोटोज़ बनाने के लिए, तो सबको ये होता है कि बस सब डाल रहे हैं तो ट्रेंड के साथ हम भी चलते हैं, केदारनाथ जाते हैं। बट गाइज़ अगर आप सही मायने में यात्रा करना चाहते हो, सही मायने में भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हो, तो मैं आपको मेंशन करूँगा कि आप बिल्कुल लास्ट में जाए जब टेंपल बंद होने वाला है, उसके 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो आपको आराम से भोलेनाथ के दर्शन होंगे। बिकॉज उस टाइम पे जो भीड़ होती है भाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, बिकॉज तब तक लोग अपनी यात्रा कर चुके होते हैं। अगर आप स्टार्ट में जा रहे हो तो आप भाई भीड़ बहुत ज़्यादा फेस करोगे, बहुत ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगी, ट्रैफिक मिलेगा, रोड जैम मिलेगा लंबा, ऊपर जाके ट्रैक का बुरा हाल होगा। बिकॉज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये सब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो हमने यही सोचा था कि केदारनाथ ओपनिंग डेट पे जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था सारे रास्ते में, सब कुछ इतना भयंकर वाला था कि हमने केदारनाथ का प्लान कैंसिल करके हम लोग बद्रीनाथ निकल गए। तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तब बुरा हाल था। तब सुनने में आया था कि 60 से 70 हज़ार तो घोड़ा ही चल रहा है केदारनाथ में। लाइक रोड पे आपको चलने के लिए जगह नहीं है, घोड़े इतने ज़्यादा है, और पूरे उसमें जो घोड़ों की वो होती हैं पोटियाँ वगैरह, वो सब आपके उसके ऊपर से पैर रख के जा रहे हो, मतलब पूरा गंदा वाला हाल था। और अगर मैं लाइंस की बात करूं तो उस टाइम पे 2 से 3 किलोमीटर हेलीपैड से भी नीचे तक लाइनें लगी हुई थी, इतनी लंबी लाइनें थी, तो दर्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था उस टाइम पे। सो हमने डिसीजन लिया कि अभी ना जाया जाए, बाद में देखते हैं। तो मैं 3 बार केदारनाथ जा चुका हूँ और तीनों बार मैं लास्ट पॉइंट पे गया हूँ जब केदारनाथ बंद होने वाला है, और वो बेस्ट ऑप्शन होता है। उस टाइम पे आपको ज़्यादा क्राउड नहीं मिलता। लास्ट टाइम हम गए थे तो आप वीडियो देख ही रहे हो, मतलब भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र भीड़ थी। मतलब ऐसा था कि मैं दोबारा भी दर्शन करके आ जाता आराम से 10 से 15 मिनट में, बिल्कुल खाली था मंदिर। सो मैं यही मेंशन करूँगा कि सबसे बेस्ट टाइम जो है जाने का भाई वो एंड में है। या फिर आप रिस्क लेके जाना चाहते हो तो आप
अगस्त सितंबर में जा सकते हो, बट उस टाइम पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, आपको ट्रैक बारिश में करना पड़ेगा। सो ये सब सारा कुछ सहना पड़ेगा, बारिश वाला सीन, लैंडस्लाइड वगैरह सहना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे भीड़ कम मिल जाती है बिकॉज़ उस टाइम पे लोग थोड़े कम आते हैं। बट सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूँ बेस्ट टाइम जाने का, तो वो लास्ट में है। लास्ट में आप जाओगे तो आपको भीड़ बहुत ज़्यादा कम मिलेगी। एंड गाइस कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ कि लाइक जब आप ट्रैक कर रहे हो तो भाई शॉर्टकट रास्ता भाई बिल्कुल भी मत लो। बिकॉज शॉर्टकट रास्ता आपको दिखता है कि हाँ ये थोड़ा सा है, इसको क्रॉस कर लेंगे, इतना घूम के बच जाएगा। बट जो घूम के रास्ता बचा है भाई उसमें एलिवेशन कम है, वो धीरे धीरे अप जाता है। लेकिन जब आप शॉर्टकट लेते हो उसमें एलिवेशन एकदम से अप जाता है, जिसमें आपके बॉडी मसल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा थकते हैं, तो आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं, आपके मसल जो हैं उनमें भी क्रैम्प्स ज़्यादा आएंगे, तो वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जो कुछ टाइम तक एक दो शॉर्टकट लेने के बाद सही लगता है, लेकिन बाद में जब तक आप ऊपर पहुंचने वाले होगे आपकी बॉडी की बैंड बच चुकी होगी। सो बेटर है कि आप एक फ़्लो में चलें, ट्रैक पकड़े, ट्रैक पे आराम आराम से चलते रहो और आराम आराम से चलते चलते आप भाई महादेव तक पहुँच जाओगे। सो गाइज़ हेलीपैड की बात कर लें। जो लोग हेलीकॉप्टर के बारे में भी जानना चाहते हैं कि लाइक हेलीकॉप्टर पे जाना चाहते हैं, तो सारी प्राइस लिस्ट वगैरह ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। 4 धाम यात्रा पे जाके जो लास्ट टाइम थी वो 5 से 6 हज़ार थी, कभी 7 हज़ार हो जाती है, कभी 8 हज़ार होती है। वो अकॉर्डिंग रहता है कि मतलब कितना क्राउड वहाँ पे आ रहा है। सो स्टार्टिंग जो मैं बात करूँ तो 4500 से शुरू हो जाती है, उसके बाद भाई 10-10 हज़ार तक भी जाती है। तो वो डिपेंड है वहाँ पे क्राउड कितना है, या आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जिस भी टाइम पे आप जाना चाहो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप चेक कर लो, तो आपको सारी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप गुप्त काशी से जाते हो तो आपको कितना पड़ेगा, अगर आप फाटा से जाते हो तो आपको कितना पड़ेगा। सो दोनों की आपको डिटेल सारी उस पर मिल जाएगी ऑनलाइन। एंड मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं, या कैसे करें। सो गाइस रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर लूँ, जब सीज़न का टाइम होता है, स्टार्ट होता है, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन लास्ट टाइम पे जब हम लोग जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं पूछा जाता। लास्ट टाइम भी हम लोग गए थे, हमने रजिस्ट्रेशन तो पहले से करवा ली थी, लेकिन आगे जाके किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। सो लास्ट में जाके रजिस्ट्रेशन का इतना ज़्यादा सीन नहीं होता, बट स्टार्ट में जब आप जा रहे हो तो क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। सो वो लोग रजिस्टर करते हैं आपको, ताकि उनको पता रहे कि कितने लोग रोज़ ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो ट्राई करो कि आप रजिस्ट्रेशन घर से ही करके जाओ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाती है, आप 4 धाम यात्रा करके सर्च करो, 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन आप सर्च करो और उस पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, वो आप सारा भरो, सबमिट कर लो। उसके बाद आपका फॉर्म आपके पास बन के आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और वही आप वहाँ दिखा सकते हो जहाँ भी पूछा जाए। सो इसके अलावा आपकी सेकेंड ऑप्शन है कि आप वहाँ जाके भी बना सकते हो, बट मैं मेंशन करूँगा कि आप घर से ही बना के जाएं, उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। बिकॉज़ वहाँ जाके कई बार लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, और सीज़न में तो ऑब्वियसली लंबी होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपका टाइम ख़राब होने वाला है। सो बेटर है कि इसको घर से ही बना के जाएँ। सो गाइज़ ये था केदारनाथ यात्रा पे एक छोटा सा गाइड वीडियो, जिसमें मैंने बेसिकली आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैंने ऐसे नहीं कि लाइक कुछ भी बोल दिया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो सब मैंने आपको बता दिया एक सादी सी भाषा में। और मैं होप भी करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर आप कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं आप उनको फॉलो करते हो तो आपकी केदारनाथ यात्रा बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ आसान हो जाएगी, बिकॉज़ मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल में जा चुका हूँ, और थर्ड टाइम हमारी यात्रा बहुत ज़्यादा आराम से हुई थी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो वही मैं चाहता हूं कि भाई जितने भोलेनाथ के भक्त भोलेनाथ के पास जा रहे हैं उनके दर्शन के लिए वो बिल्कुल हेल्दी जाएं, वो बिल्कुल खुश मन से जाएं और बहुत आराम से भोलेनाथ के दर्शन करें। सो इसके लिए मैंने ये एक गाइड वीडियो बनाई है, अपनी तरफ से एक ट्राई किया है कि आप लोगों को इससे हेल्प मिले, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। सो होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिए। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गोल्डी राइड्स।